नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर उपन्यास गोदान पर बात करने वाले हैं। ये 1936 में आया था और इसे समाज की असलियत दिखाने वाले साहित्य का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। हमारा मकसद है कि इसकी कहानी, इसके जो किरदार हैं और इसका जो गहरा संदेश है, उसे थोड़ा समझें। ये प्रेमचंद जी का आखिरी पूरा उपन्यास भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो होरी महतो है, एक बहुत ही गरीब किसान। और उसकी बस एक ही तमन्ना है कि एक गाय खरीद सके ताकि वो गोदान कर पाए। उसके परिवार में पत्नी धनिया है, बेटा गोबर है, पर ये सिर्फ एक जानवर पालने की इच्छा तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रेमचंद ने बहुत बहुत बारीकी से दिखाया है कि होरी के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है। वो उसकी इज्जत है, समाज में उसका मान है, उसका धर्म है, कर्तव्य है। गोदान करने की इच्छा ही उसके पूरे जीवन के संघर्ष को एक तरह से दिखाती है। हाँ, और ये इच्छा ही उस पर भारी पड़ती है। वो जैसे तैसे कर्ज लेकर गाय लाता तो है, लेकिन उसका अपना भाई हीरा, हाँ, ईर्ष्या में। हाँ, ईर्ष्या में आकर गाय को जहर दे देता है। और मुश्किलें बस यहीं तक नहीं रुकती। जब उसका बेटा गोबर, गांव की ही एक विधवा है झुनिया, उसे गर्भवती करके घर ले आता है, तो पंचायत बैठती है। और सारा ठीकरा होरी के सर। जुर्माना भी उसी को भरना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि होरी कैसे समाज, धर्म के ठेकेदारों, सूदखोरों के जाल में फंसता ही जाता है। सही कहा। एक तरफ परंपरा का बोझ है, दूसरी तरफ वो कर्ज जो बढ़ता ही जा रहा है और शोषण। और इसी के साथ साथ वो शहरी पात्र भी तो है। रॉय साहब, मिस मालती, मिर्जा खुर्शेद, मिस्टर खन्ना। हाँ, उनका क्या रोल है इसमें? वो कैसे जुड़ते हैं कहानी से? वो एक तरह से समाज की विषमता को और उभारते हैं। उनकी दुनिया, उनके नैतिक संघर्ष, उनका पाखंड, वो होरी की सीधी सादी ईमानदार दुनिया के बिल्कुल उलट है। ये दिखाता है कि शहर में एक अलग तरह का, आप कह सकती हैं, नैतिक खोखलापन है, जबकि गांव में होरी जैसी ईमानदारी गरीबी में पिस रही है। लेकिन इस सब में होरी की पत्नी धनिया, वो एक मजबूत किरदार की तरह सामने आती है। वो चुपचाप सब सहने वाली नहीं लगती। वो आवाज उठाती है, पति से बहस भी करती है, और समाज क्या कहेगा इसकी परवाह किए बिना झुनिया को अपना लेती है। हाँ, धनिया का चरित्र बहुत बहुत सशक्त है। वो उस जमाने की एक ग्रामीण औरत के साहस को दिखाती है। उसकी समझदारी, उसका संघर्ष, वो परिवार को जोड़े रखती है और मुश्किलों का सामना होरी से ज्यादा यथार्थवादी तरीके से करती है कई बार। और उपन्यास का अंत, वो तो बहुत ही दुखद है। अपनी बेटी रूपा, उसके दहेज के लिए पैसा जमा करने के चक्कर में होरी मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है। और वही उसकी मौत हो जाती है, गर्मी से, कमजोरी से। हाँ, और उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी गोदान करने की, वो अधूरी रह जाती है। और यही यही उपन्यास का शायद सबसे मार्मिक बिंदु है। मरते समय होरी के पास गाय दान करने के लिए कुछ नहीं है। तब उसकी पत्नी धनिया रोते हुए पंडित से कहती है कि यही जो इनका कर्म है, इनकी मेहनत है, इनका बलिदान है, यही इनका गोदान है। तो होरी गाय का दान भले ही न कर सका हो, पर उसका पूरा जीवन, उसका संघर्ष ही अपने आप में एक गोदान बन गया। ये भारतीय किसान की सहनशीलता, उसकी कभी न खत्म होने वाली त्रासदी का प्रतीक है। तो अगर हम देखें, मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं? हाँ। एक तो ग्रामीण भारत की सच्चाई, हाँ, बिल्कुल। अमीर गरीब का फर्क, वर्ग संघर्ष, किसानों का शोषण, आर्थिक असमानता, बिल्कुल। और साथ ही परंपरा और जो नई सोच आ रही थी उसका टकराव। हाँ, और धर्म और समाज का दोहरापन भी। निश्चित रूप से गोदान असल में सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, ये उस समय के लाखों करोड़ों किसानों की आवाज है। प्रेमचंद ने शोषण, पाखंड और इंसानी भावनाओं को इतनी सच्चाई से दिखाया है कि वो आज भी उतना ही, क्या कहते हैं, प्रासंगिक लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो सार यही है कि गोदान 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय किसान की जिंदगी, उसके संघर्षों और उस वक्त के समाज की जो उलझनें थीं, उसका एक बहुत ही ताकतवर चित्रण है। सही कहा। और ये किताब हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, होरी का जीवन तो सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ था, जिसे उसने मरते दम तक निभाया। आज की दुनिया में जहां लोग अक्सर उसी तरह के आर्थिक दबाव और सामाजिक उम्मीदों का सामना करते हैं, क्या एक सार्थक जीवन की परिभाषा बदल गई है? या फिर बुनियादी तौर पर वो आज भी कहीं ना कहीं वैसी ही है? ये सवाल जरूर उठता है।